नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 1971 की तरह कन्वेंशनल वार की तरफ बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता मनीष हिंदी स्वाहक, जो कि विज्ञान कॉलेज जो है वो उसमें प्रोफेसर भी है। मनीष साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एकदम साफ आवाज आ रही है आपकी। मनीष जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ जो है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। तो बात करते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध की। तो अब तक जो हुआ है या अब तक जो हुआ है, अगर भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो उसको आप किस तरह से देखते हैं या कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी अपने आप से इनिशिएट नहीं किया है। पाकिस्तान की आदत रही है 47 में अलग होने के बाद से, जो 48 में उसने हमला किया, फिर लगातार 65, 71, फिर 80 के बाद से आतंकवादी गतिविधियां, फिर कारगिल। क्योंकि अगर आप दोनों देशों के इतिहास को देखेंगे तो हम दोनों एक साथ आजाद हुए, हमने एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाया और विकास के रास्ते पर साइंटिफिक टेम्पर के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान पहले दिन से जिन्ना के मर जाने के बाद से मिलिट्री के हाथ में चला गया, लोकतंत्र वहां रहा नहीं और वो पूरा का पूरा देश पनपता रहा भारत से नफरत पर। वहां पर पूरी की पूरी जो सियासत भारत के खिलाफ होती रही, क्योंकि सेना और आईएसआई के हाथ में देश था और दो वर्गों में बंट गया। एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास पूरा संसाधन है, बेसिकली जो पंजाब के लोग हैं, और बाकी पूरा देश भुखमरी और गरीबी में है, कट्टरपंथ की तरफ है, एक फेल्ड नेशन कह लीजिए उसको आप। तो वो पूरा जो थ्राइव करता है वो भारत से नफरत के खिलाफ करता है, तो लगातार कुछ ना कुछ किया करते हैं। इतने लतखोर हैं कि बार बार मार खाते हैं, हमेशा मुक्की खाते हैं और फिर लौट के आते हैं। इस बार फिर वही हुआ। आप पहलगाम में घुसे, आपने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, आपने इस पूरे देश में एक नैरेटिव बिल्ड कराने की कोशिश की कि साहब वो धर्म पूछ के मार रहे हैं। हमने पलटकर हमारी सेना का बहुत पराक्रमी इतिहास रहा है, हमने चढ़ के मारा है हमेशा, फिर सेना ने वही किया। तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं। वो किसके बल पर कूद रहे हैं आपको पता है, वो चीन के बल पर कूदते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है, जिस तरह का उनका माहौल है वो चीन के खिलाफ, चीन के बल पर कूद रहे हैं। उनको ये नहीं पता है ना कि जब मुसीबत सर पर गिरती है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता है। यही 71 में चीन कहां खड़ा था उनके साथ, जब हमने घुस के उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। इस बार फिर जब हम घुसेंगे तब भी उनके कई टुकड़े होंगे। तो सर, हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि चीन और तुर्की, ये 2 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में फिलहाल आज की तारीख तक जो बिल्कुल साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के। तो तुर्की ने तो अपना जंगी जहाज भी कराची बंदरगाह पे भेज दिया है। चाइना ने अभी इस तरह का कोई खुलकर समर्थन नहीं किया है। तो आपको लगता है कि जिस चाइना के बल पर वो कूद रहा है पाकिस्तान, वो चाइना खुलकर जो है पाकिस्तान के समर्थन में आएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, ऐसा है कि आप यूक्रेन की हालत देख लीजिए, क्या हुई। तमाम लोगों ने चढ़ाया यूक्रेन को और यूक्रेन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। कौन खड़ा हुआ उसके साथ? पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम मारेंगे तो हम तो मारेंगे। आप देखिए, उधर बलूचिस्तान में मूवमेंट शुरू हो गया है। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान है ना, वो फिर कई टुकड़ों में हो जाएगा। सिंध अलग टूटेगा, बलूचिस्तान अलग टूटेगा, कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में। कराची में हम घुस जाएंगे। इतना बड़ा सा तो देश है, हैसियत कुछ है नहीं, खाने भर का उनके पास सामान नहीं है, 4 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास है नहीं, उनका 100 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है। लेकिन अब वो, चूंकि मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो सेना के हाथ में है, वो आईएसआई के हाथ में है। अब एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की जो स्मगलिंग कराती है, नारकोटिक्स की, फेक करेंसीज की। अब आप सोचिए कि वो कोई देश है, वो तो एक रोग नेशन है ना। जी हाँ, जो कुछ आतंकियों के हाथ में। हमारा स्टेट पंजाब है। हमारे पंजाब में काफी कुछ जो नशीला कारोबार चल रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ बताया जा रहा है। ऐसा ही प्रमोटेड है जी। तो सर, चाइना आपके मुताबिक उसके साथ खुलकर खड़ा नहीं होगा? जी, 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 आज की जो लेटेस्ट न्यूज है
वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि भाई गिरते शेयर बाजार और युद्ध को देखते हुए जो है उसको फंडिंग की जाए, उसको लोन दिए जाए। इस पर क्या कहना है आपका, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है इस समय उसके बारे में आपका थोड़ा रोशनी डालिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक एक करके बात कर लें। जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी अपील है, पूरी दुनिया जानती है कि वो एक आतंकी मुल्क है। पूरी दुनिया जानती है कि कट्टरपंथ पर थ्राइव करता है, और कट्टरपंथ से दुनिया पीड़ित है, किसी भी तरीके के कट्टरपंथ से। तो अब तो पूरी दुनिया चाहती है कि जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो मतलब इस्टेब्लिश हो। तो कोई पाकिस्तान की मदद करने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को गलतफहमी है, और मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं कि जो उसको गलतफहमी है कि तमाम मुस्लिम मुल्क हैं वो भी उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको गलतफहमी है इस बात की। तुर्की को छोड़ दीजिए, तो अदरवाइज कोई और खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो माहौल है वो खराब कर रहा है, और उस खराबी से सब सफर करेंगे ना। भाई आप देखिए, यूएई ने अपने आप को कितना विकसित कर लिया। दुबई पूरे दुनिया का एक सर्विस कैपिटल हो गया। हर आदमी शांति चाहता है, और व्यापार तब बढ़ेगा, डेवलपमेंट तब होगा जब शांति होगी। अगर डिस्टर्बेंस होगा तो कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये सब समझते हैं इस बात को। रही बात इकोनॉमी, पाकिस्तान में इकोनॉमी थी ही कब? आप मुझे ये बताइए। इकोनॉमी तब होती है, हमारे क्या 47 में जिस अवस्था में हम थे, बुरी अवस्था में, हमारे पास कोई बजट नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई सर्विस सेक्टर नहीं था, लेकिन नेहरू जी के पास एक विजन था, एक साइंटिफिक टेम्पर था। तो जब हम आईआईटी और आईआईएम बनाने की बात कर रहे थे, हम भाखड़ा नंगल, हम डैम बनाने की बात कर रहे थे, हम बिजली उत्पादित करने की बात कर रहे थे, हम स्टील इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान में मिलिट्री क्यू हो रहे थे, वहां तख्ता पलट हो रहा था, वहां बम लग रहे थे आपस में देश के अंदर। तो जब हम देश बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो देश बहुत करने की कोशिश कर रहे थे। हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वो भारत के खिलाफ साजिश करने की बात कर रहे थे। हम जब व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो उनके क्या खून बह रहा था। तो सवाल इस बात का है कि उन्होंने कभी इकोनॉमी बनाई ही नहीं। आज उनके क्या जो बेसिक चीज है, खाना, वो नहीं है उनके पास। अगर अभी 4 दिन युद्ध हो जाए तो भूखे मरने लगेंगे, ये स्थिति है उनकी। 4 दिन, ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, 4 दिन युद्ध हो जाए भूखे मरने लगेंगे। और इसीलिए अभी से जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बेसिकली एक चक्कर क्या है, वो फंस गए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसा दे चाहे ना दे, उनके बचाव के लिए आ जाए और भारत पर दबाव बनाए कि भैया बंद कर दो युद्ध, है ना। उनको ये पता है कि हमको तो 24 से 48 घंटे लगेंगे, इधर से हम लाहौर घुस जाएंगे, उधर से कराची घुस जाएंगे। उनको ये पता है इस बात को। तो उधर बलोच वाले खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा कहां। तो अब वो जो ये रोग आ रहे हैं, तो रोग आकर अब देखिएगा, अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी वो आएंगे। जब भूखे मरेंगे तो वो हाथ भी जोड़ेंगे कि साहब देखिए हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर एक तरीका सिर्फ ये होगा, ये बताने के लिए हमको बचा लो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, और कुछ नहीं है। सर एक थोड़ा सा ये इंटरनेशनल मुद्दा है, शुरू से रहा है जब से भारत आजाद हुआ है। तो इस बार जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और भारतीय फौजें, जैसा आपने कहा कि लाहौर पे चाहे तो 24 घंटे में लाहौर या कराची में कब्जा कर सकती हैं, तो भारतीय फौजें पीओके पर भी कब्जा कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो जो शिमला समझौता आप लोगों के राज में हुआ, तो इस बार पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भारत हमेशा से जो वैश्विक परिदृश्य है उसका सम्मान करता रहा। जवाहरलाल जी के समय में हमने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया जिसमें 100 से अधिक देश जुड़े। हम हमेशा एक वैश्विक दृष्टि रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दुनिया तब डेवलप करेगी जब हम एक साथ डेवलप करेंगे। कोई देश अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है, हम इस बात को समझते हैं। हमें इस बात की समझ है कि शांति चाहिए दुनिया में विकास के लिए। आप देखिए, हमारे तमाम बच्चे दुनिया के तमाम जगहों पर काम करते हैं, तमाम मुल्कों में काम करते हैं, दुनिया के तमाम लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। भाई 3 चीजों का ट्रांसफर लगातार हुआ करता है। कैपिटल का ट्रांसफर हुआ करता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ करता है, और ह्यूमन रिसोर्स का ट्रांसफर हुआ करता है। ये पूरी दुनिया में होता रहता है। तो ये तब हो पाएगा ना जब संबंध अच्छे बने। तो हमने हमेशा जो इंटरनेशनल परिदृश्य उसका सम्मान किया। हम घुस सकते हैं, हम तो बगल में
जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में तमाम उठापटक चल रही है, हम जब चाहेंगे तब घुस जाएंगे बांग्लादेश में। लेकिन भारत का वो चरित्र नहीं है किसी की सीमाओं का हनन करना, किसी देश में घुस जाना। ये हम किसी भी संप्रभु देश के जो चरित्र उसका सम्मान करते हैं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत चरित्र नहीं कि हम घुस जाए। लेकिन अब वो चूंकि बार बार पोक करता है, बार बार करता है, तो उसको सबक सिखाया है हमने। हमारा ये कभी मकसद नहीं रहा। देखिए, हम घुस तो 65 में भी गए थे, हम तो 71 में भी 2 भाग कर दिए थे और उधर घुस गए थे। लेकिन हम उनको उनकी औकात बताकर लौट आते हैं, क्योंकि हम दुनिया का जो एक डेकोरम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं, अगर देश एक दूसरे के देशों में घुसने लगेंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी, जैसी 1945-39 में बनी थी हिटलर की वजह से। तो हम नहीं चाहते कि देश दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध हो, हम नहीं चाहते। लेकिन जो ये बार बार इसकी बेरुदगी है, उसको बीच में समझाना भी जरूरी होता है ना। तो सर, ऐसा लगता है आपको कि 1971 में जो कन्वेंशनल वॉर हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो कुछ हम उस दिशा में जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो इसके पीछे मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि 1971 एक विशेष परिस्थिति बन गई थी। जिस तरीके का अत्याचार पाकिस्तान अपने ही दूसरे हिस्से पर कर रहा था, यानी ईस्ट पाकिस्तान पर कर रहा था, वो भयावह था। और जो लोग धर्म में फंसे रहते हैं उनको समझना चाहिए कि दोनों तरफ मुसलमान थे, मगर वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को गुलाम बना के रखना चाहता था और अत्याचार कर रहा था। उसकी वजह से हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी कि 30 लाख से, उस जमाने में 30 लाख से ऊपर शरणार्थी घुस आए थे हमारे यहां, भाग आए थे अत्याचार से परेशान होकर। हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर खड़े होना पड़ा। हमने पाकिस्तान को समझाया, वो नहीं माना, हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो 71 की एक विशेष परिस्थिति थी। अभी क्या है कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि वो सीधे वॉर में हमसे नहीं लड़ सकता, तो वो आतंकवादियों को पनाह देता है और उन्हें उकसाता है। लेकिन अभी जो एक्शन हमने लिया, या कारगिल में जो उसको सबक सिखाया, या बीच में जब भी आप देखेंगे राजीव गांधी जी के समय में भी एक बार जो है उसको सबक सिखाया गया था। तो ये लगातार होता रहता है कि उसको हम सबक सिखाते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि चूंकि एक फेल्ड नेशन है और रोग एलिमेंट्स चला रहे हैं उसको, जो कहते हैं ना कि वो लंपट चला रहे हैं उसको, तो वो बात तो आते नहीं है। अच्छा, अपनी व्यवस्था लंदन में तमाम जगह पर बना के रखते हैं, जो उनके सेना के बड़े अधिकारी या एलआई के बड़े, तुरंत भाग लेते हैं वो, जैसे संकट गिरता भाग जाते हैं सब। और अगर आप कभी पाकिस्तान का चरित्र देखिए तो वो फ्यूडल सिस्टम में अभी भी जी रहा है। जो लोग उसके क्या ऊपर बैठे हुए एकदम राजा की तरह जीते हैं और बाकी देश भुखमरी में मरा हुआ है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर युद्ध लंबा खिंच गया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसकी औकात भी नहीं है लंबा खींचने की, तो सर्वाइवल का संकट नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। मैं तो कह रहा हूं 4 दिन वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप लंबी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले कुछ सालों में उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। और अगर आप एक चीज और नोटिस करिए कि एक जमाने में जब कोल्ड वॉर का दौर था तो अमेरिका का बहुत सपोर्ट रहा करता था उनको। अमेरिका का सपोर्ट भी कम हो गया है उनको, क्योंकि अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि वो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। तो अमेरिका का भी देखिए स्टैंड क्लियर है। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान अकेला पड़ गया है और तुर्की की हैसियत नहीं है मदद करने की। वो अपने आप को संभालने बहुत है। अभी उनके क्या एक तरीके से देखिए कितना उठापटक चल रहा था तुर्की में, तो वो अपने आप को संभालने बहुत है, वो क्या संभालेंगे? और भारत अकेला सक्षम है चढ़ जाने के लिए। सर, एक सवाल उठता है, हम अभी तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे कि युद्ध से जो है वो उसके पास सर्वाइवल का संकट खड़ा हो जाएगा। तो सर, युद्ध का असर तो हमारे देश पर भी पड़ेगा। तो आपको लगता है कि हम कितना असर पड़ेगा अगर युद्ध होता है या युद्ध चलता है तो 4-5 दिन, हफ्ता भर या 10 दिन, जैसा भी हो, आने वाला वक्त बताएगा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, आप बताएं कि हम कितने सक्षम हैं उसको बर्दाश्त करने में। देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो पहली बात यह है कि युद्ध जब भी होगा तो आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ जो चोट है वो आपको पहुंचेगी। लेकिन भारत के संदर्भ में एक बात हमें और समझनी पड़ेगी कि हमारी जो तैयारी वो एक दिन की नहीं है, वो सालों की है। और हमने क्रमशः धीरे पैसा लगा के सिस्टम को डेवलप कर रखा है। तो आज जो हम खर्च कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है आज का ही पैसा खर्च कर दे रहे हैं, वो तो हमने सालों में खड़ा किया है सिस्टम को ना, एक दिन का तो है नहीं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो पूरा स्वरूप है, हम 2-4-10 दिन के युद्ध में इतना ज्यादा हमको, हमारी इकोनॉमी इतनी सक्षम है कि 2-4-10 दिन के 15 दिन के युद्ध में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना है। हम एक मजबूत देश है, हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप को याद होगा कि जब पूरी दुनिया 2008 में वैश्विक संकट से गुजर रही थी, आपको याद होगा, तो उस जमाने में भी हमारे पर बहुत असर नहीं पड़ा था। मतलब पूरी दुनिया वैश्विक संकट मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है कि अमेरिका की वजह से जो सबप्राइम क्राइसिस आया था और पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी, भारत वो भी झेल गया था। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने से हमारे ऊपर बहुत असर आने जाना नहीं है। तो आखिरी सवाल की लुब्बे-लुबाब यह है कि पाकिस्तान अब आपके हिसाब से, जिस तरह से आपने बताया हमारे दर्शकों को कि पाकिस्तान बहुत दिन तक जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसके सामने डे बाय डे सर्वाइवल का संकट खड़ा हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, ये कन्वेंशनल वॉर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अगले 2-4 दिनों में इसका कोई एक रिजल्ट सामने आ सकता है जिसमें पाकिस्तान का सरेंडर शामिल है, पाकिस्तान युद्ध विराम की बात कर सकता है। अरे आप देखिएगा, वो ज्यादा नहीं, 24 से 48 घंटे के अंदर उसका रोना चालू हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर उसका रोना गाना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो उसके जितने सीनियर सब भाग जाएंगे, वो भगोड़े हैं पुराने, वो सब भागेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमसे अपील करेगी कि इनको बख्श दो, है ना। और यही होने वाला है, बाकी उनकी हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मनीष सिंघवी साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी थी ही नहीं और पाकिस्तान कभी इस स्थिति में है ही नहीं कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ सके, एक लंबा युद्ध लड़ सके, जैसा कि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ लड़ रहा है अभी तक। तो लिहाजा ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान के सामने सर्वाइवल का संकट खड़ा होगा और पाकिस्तान को मजबूरन घुटने टेकने पड़ेंगे हिंदुस्तान के सामने। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।